नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज ये मेरा हिस्ट्री का जो है ये 6 नंबर पार्ट होगा। कितना नंबर होगा? 6 नंबर। इसके पहले जो है मैंने 1 से 5 नंबर तक जो है आधुनिक हिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ाया है, उसका जो है मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग वहाँ से जाकर के इसके पहले का जो 5 पार्ट है उसका वीडियो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे जरूर क्लिक कर लें और उसके बाद जो ये बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, हम लोग कोई भी वीडियो जैसे अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। ये तो रहा आप लोग का इससे नोटिफिकेशन। और यदि आप लोग चाहते हैं, आप लोग इंस्टेंट कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर एक आई आइकॉन है। तो ये जो आई आइकॉन है यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी हमारा वीडियो है सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री खत्म किया है वो 13 पार्ट में खत्म किया है, तो जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया। आप लोग वहाँ से जाकर के सारा 13 का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने मिडिवल हिस्ट्री खत्म किया है। मिडिवल हिस्ट्री का जो है मैंने 15 और प्लस 1 जो है रिवीजन पार्ट है इसका, उसका वीडियो मैंने बनाया है। तो आप लोग उसका जो है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 1 से लेकर के 5 तक का पार्ट का वीडियो है वो भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग सारा वीडियो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के जो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग वायसरायज के बारे में पढ़ेंगे। जो इसमें से कुछ कुल 4 और 5 जो वायसरायज हैं जो कि लॉर्ड कर्जन से स्टार्ट होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये वायसराय का जो पार्ट है इसमें 4th नंबर पार्ट है, और जो आधुनिक हिस्ट्री का पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट 6 है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जैसे कि मैं कोई भी पार्ट स्टार्ट करता हूँ तो प्रीवियस पार्ट का सबसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं प्रीवियस पार्ट का, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब ये वायसराय वाला पूरा टॉपिक जब खत्म कर दूंगा तो इसका एक जो रिवीजन का पार्ट होगा, मैं इसका एक रिवीजन का पार्ट भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ताकि जो आपका मैंने जो भी जितना करवाया है सारा जो है रिवीजन एक साथ हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहले अभी जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे आज का जो होगा वायसराय वाला पार्ट उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया गया भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था वो कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद इसको कर लेंगे। और यदि आप लोग अभी याद नहीं हो पा रहा है तो मैं आप लोगों को जो लास्ट में इसका रिवीजन पार्ट जरूर लेकर के आऊँगा, तो वहाँ से आप लोग का जो है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग के समय जो है जो सबसे ऐतिहासिक जो घटना है वो कौन सी थी? जो लॉर्ड कैनिंग के समय जो सबसे ऐतिहासिक घटना घटी थी वो घटी थी 1857 का जो सैनिक विद्रोह था, ठीक है। क्या था? सैनिक विद्रोह, मतलब इसको सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है, ठीक है। जो 1857 की जो क्रांति है इसी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये सैनिक विद्रोह जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था मेरठ से, ठीक है। मेरठ से हुआ था। इसका कारण क्या था? तो इसका एक मुख्य कारण यह था कि जो उस समय जब जब एक बंदूक आया था, ठीक है, कारतूस का, तो वो कारतूस क्या था? वो चर्बी वाला कारतूस था। तो चर्बी वाला कारतूस को जो है भारतीय जो सैनिक थे वो बोले कि हम लोग जो है इसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके कारण से जो है फिर एक रिवॉल्ट पैदा हो गया था, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि कैनिन के समय किस एक्ट को पारित किया गया था, ठीक है। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जो कैनिन के समय जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है इसको पारित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैनिन के समय उच्च न्यायालय की स्थापना किन किन शहरों में की गई थी? तो मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो है उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो की गई थी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि कैनिन के समय विवाह का कौन सा नियम जो है पारित किया गया था? तो जो कैनिन के समय मैंने बताया था कि जो है विधवा पुनर्विवाह जो है उसका नियम जो है इन्होंने पारित किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधवा पुनर्विवाह का जो नियम है किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिन ने ही अपने समय में पारित किया था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि वहाबी के आंदोलन का दमन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन ने। लॉर्ड एल्गिन ने जो है मैंने पिछले पार्ट में बताया भी था। आप लोग को यदि अभी दिक्कत हो रहा है तो पहले जाकर के पिछले पार्ट का जो हमारा 5 नंबर का पार्ट है उसमें आप लोग जाकर के जब देखेंगे तो सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी मैं इसलिए उसका क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वहाबी के आंदोलन का जो दमन किया था किसने? तो लॉर्ड एल्गिन ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध किसके समय हुआ था? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में जो है भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि अफगानिस्तान में लॉरेंस ने कौन सी नीति अपनाई थी? जो अफगानिस्तान में जो लॉरेंस ने अपनाई थी वो कौन सी थी? तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो अफगानिस्तान में लॉरेंस ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे जो है शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत एवं यूरोप के बीच
प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय के समय में शुरू हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1865 ईस्वी में सर जॉन लॉरेंस के समय में जो है जो पहली टेलीग्राफ जो समुद्री टेलीग्राफ है सेवा वो शुरू की गई थी। मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया है, आप लोग एक बार जरूर जाकर के वीडियो देखेंगे 5 नंबर पार्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किस वायसराय के ने जो है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? तो इससे हम लोग मेयो से याद करेंगे क्या, लॉर्ड मेयो ने ही जो है जो एक यही वायसराय थे जिन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वायसराय की जो भारत में उसी के शासनकाल में हत्या हो गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हो गई थी। और लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हो गई थी? तो अंडमान निकोबार में हो गई थी। ठीक है, अंडमान निकोबार में क्या किया था, एक सैनिक ने जो है इनकी हत्या कर, सैनिक कहता हूँ मैं, कैदी जो है उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का एक कैदी ने जो है लॉर्ड मेयो की उन्हीं के शासनकाल में हत्या हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वायसराय की जो है हत्या भारत में उसी के शासनकाल में हो गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो की हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि तो 1872 ईस्वी में अंडमान में हो गई थी। मेयो की हत्या किसने की थी? अभी मैंने बताया कि एक अफगान ने की थी, जो उसमें एक कैदी भी था। तो इसी की जो हत्या है, इसी ने जो है मेयो की हत्या कर दी थी। कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में। कब? 1872 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? तो 1870 ईस्वी में किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। अगला प्रश्न है कि पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के स्थान के जो है समय में हुआ था पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है, ये कथन किसका था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद रखेंगे। ये इनका कथन था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। ठीक है, ये इनका था, किनका? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। अगला प्रश्न क्या है कि साहित्य जगत के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जो है किस वायसराय को जाना जाता था? तो लॉर्ड लीटन के बारे में के नाम से जाना जाता था। जो लॉर्ड लीटन है इनको ही क्या किस नाम से जाना जाता था? तो ओवन मेरिडिथ के नाम से। क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये जो है बहुत बड़े उपन्यासकार थे, लेखक थे, कवि थे। ठीक है, तो इस कारण से जो है इन्हें जो है किस नाम से जाना था? तो ओवन मेरिडिथ के नाम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया है 5 नंबर पार्ट में, आप लोग जरूर जाकर के एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि लीटन के समय, मतलब लॉर्ड लीटन के समय में भारत के किस हिस्से में अकाल पड़ा था? तो क्या, और ये वायसराय को जो जाना जाता है, तो क्या सा हो जाएगा क्वेश्चन? तो बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किसकी अध्यक्षता में लीटन ने अकाल आयोग का गठन किया था? तो इसका हो जाएगा ये आंसर क्या कि रिचर्ड स्ट्रेची, इसी की जो है अध्यक्षता में जो है अकाल के लिए, जो अकाल उसमें पड़ा था उसके लिए अकाल आयोग की जो है इन्होंने आयोग की गठन किया था। ठीक है, स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि लीटन के समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस सम्मान से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैसर ए हिंद, जो है ये उपाधि इनको दी गई थी। किसको? तो महारानी विक्टोरिया को। कब दी गई थी? तो 1 जनवरी 1870 ईस्वी में इनको इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लीटन ने कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, तो कौन सा था वो? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसने वो पारित किया था। इसमें क्या हुआ था, जो भी भारतीय लोग जो समाचार पत्र थे, तो उसका जो ये लोग जो है कोई भी जो है समाचार पत्र वो लोग नहीं छाप सकते हैं, तो इसलिए जो है इन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि समाचार पत्र कोई नहीं छाप सकता है। तो इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जारी करने के बाद जो है कोई भी भारतीय जो है समाचार पत्र नहीं छाप सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा रूल भी था कि जो है ब्रिटिश के बारे में आप कुछ गलत नहीं छाप सकते, ये सब जो सारा रूल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जद में कौन सा अखबार सबसे पहले आया था? तो इसका उत्तर जाएगा राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा है, तो सोम प्रकाश था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन किया था? तो पायनियर जो करके एक समाचार पत्र था, इसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा जो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के समय में की गई थी? तो लॉर्ड लीटन के ही समय में की गई थी।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने जो है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था? तो इनके जस्ट बाद जो आए थे वो कौन आए थे? लॉर्ड रिपन आए थे। तो लॉर्ड रिपन जो है जिन्होंने 1880 से 1884 वर्ष तक जो भारत पर जो है वायसराय के रूप में रहे थे, तो उन्होंने ही जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था। और जो है इन्हें भी जो है समाचार का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। जैसे हम लोग किनको बताए थे, तो लॉर्ड जो मेटकॉफ को भी कहा जाता है मुक्तिदाता, उसी तरह इनको भी कहा जाता है मुक्तिदाता। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। कब, किसके समय में हुई थी? तो रिपन के समय में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके समय में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के संबंध में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार भी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1881 में। किसके समय में? तो रिपन के संबंध में, समय में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि श्वेत विद्रोह का ताल्लुक किस विधेयक के विरोध में हुआ था? तो इल्बर्ट जो विधेयक था, इसके कारण जो है श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने रिपन को जो है भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है रिपन को, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का उद्धारक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। मैंने पिछले पार्ट में बताया भी था किसने की थी, तो ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एओ ह्यूम जो है, इन्होंने ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किसके नेतृत्व में हुई थी? अभी जस्ट मैंने बताया, तो एओ ह्यूम के ही नेतृत्व में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंबई में। कब हुई थी? अभी मैंने जस्ट बताया था 1885 ईस्वी में। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये सब सारा है कि जो कहाँ हुई थी, तो बंबई में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो एओ ह्यूम की ही अध्यक्षता में हुई थी। इन्होंने ही जो है ये स्थापना किया था इसका। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डाफरिन। ठीक है, डाफरिन जो है 1884 से 1888 ईस्वी तक रहे थे भारत में वायसराय के रूप में। तो इन्होंने ही जो है, इन्हीं के जो काल में जो है क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के संबंध में हुआ था, के ही समय में हुआ था। ठीक है, डूरंड रेखा, इसको हम लोग किस ट्रिक से याद रखेंगे? तो लैंसडाउन से याद करेंगे जो है, इससे ही हम लोग करेंगे लैंसडाउन से। इसे हम लोग करेंगे याद कि जो डूरंड रेखा जो है, मतलब क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है ये हुआ था। इससे लैंसडाउन से यदि हम लोग एस हटा देते हैं, तो 100 हटा देते हैं, तो क्या बचता है? लैंड बचता है। ठीक है, और जो लैंड से क्या समझेंगे हम लोग? डूरंड रेखा समझेंगे। किसका? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच का रेखा। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम करने पर किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया था? तो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जो था, द्वितीय कारखाना एक्ट जो था, इसमें क्या हुआ था? स्त्रियों को जो है प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम करने पर मना किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये कौन सा था? तो सेकेंड कारखाना एक्ट था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला कामगारों के लिए कारखाने में हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान किसने बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन ने। ठीक है, इन्होंने ही जो है सेकेंड फैक्ट्री एक्ट भी जारी किया था, और इन्होंने ही जो है ये भी बनाया था कि जो 1 दिन की छुट्टी होगी किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1892 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1892 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। तो वो ये है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किस वायसराय का था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये कथन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो कथन है ये किसका था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन आंसर। चलिए तो आज के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉर्ड कर्जन के बारे में। और लॉर्ड कर्जन का काल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो लॉर्ड कर्जन के बारे में।
लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में और लॉर्ड रीडिंग के बारे में। इन पांचों के बारे में हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है आगे फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वायसराय के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो जो हमारा आखिरी पार्ट होगा वायसराय का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कर्जन से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कर्जन का जो काल है बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन्होंने 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत पर शासन किया वायसराय के रूप में। इनके जो शासन का जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वह क्या था कि 1905 में बंगाल का विभाजन, जो बंगाल का विभाजन है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह क्या है कि यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय प्रशासक साबित हुआ था। अलोकप्रिय था मतलब जनता इसे पसंद नहीं करती थी, ठीक है। यह इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था, मतलब इतिहास और पुरातत्व का यह क्या था, विद्वान था लॉर्ड कर्जन। इसने भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत हेतु 50,000 पाउंड निश्चित किया था। जो भारत का जो पुरातत्व, जो प्राचीन इमारत वगैरह थी, उनको जो है इन्होंने क्या 50,000 रुपया दिया था, किसके लिए, उनकी मरम्मत के लिए, ठीक है। अगला क्या है कि इनके कार्यकाल में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। इन्होंने ही जो इन्हीं के कार्यकाल में 1903 में सीआईडी की स्थापना हुई थी, मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जो स्थापना है किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है कि इनके कार्यकाल में उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती की जो है प्रांत की स्थापना की गई थी इनके कार्य में। इंपॉर्टेंट सीआईडी की स्थापना, उसके बाद जो है 50,000 पाउंड इन्होंने निश्चित किया था, किसके लिए, तो प्राचीन स्मारकों के लिए, की मरम्मत के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में 1904 में टॉमस ने रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया था, ठीक है। विश्वविद्यालय एक्ट मतलब यूनिवर्सिटी एक्ट जो है इन्होंने पारित किया था, कब, तो 1904 ईस्वी में। अगला है क्या कि 1904 में प्राचीन स्मारक, जैसे भी मैंने जस्ट बताया, तो प्राचीन स्मारक अधिनियम भी पारित हुआ। इसके तहत तो उन्होंने क्या किया था, 50,000 पाउंड दिया था, किसके लिए, तो इसकी मरम्मत के लिए। तो अधिनियम पारित करके जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की गई और इसी के लिए जो उन्होंने 50,000 पाउंड दिया था, क्या के लिए, तो मरम्मत के लिए, ठीक है। अगला है क्या कि इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जो हमें थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, कि 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन था, ठीक है। बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो ये इन्हीं के काल में हुआ था, कब, 1905 ईस्वी में, जिससे भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का सूत्रपात्र हो गया था। इसका मतलब क्या हो कि जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया, तो इसमें जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं ज़्यादा बढ़ने लगी, जो है इस तरह से ये दो देश को खंड करते जा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो क्रांतिकारी लोग हैं बहुत ज़्यादा क्रांति को हवा देने लगे और क्रांति ज़्यादा स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1903 में जो है इसने कहा था कि वायसराय पद से निवृत्त होने के बाद वह कलकत्ता निगम का महापौर बनना पसंद करेगा, क्योंकि उस समय जो बंगाल जो था, कलकत्ता जो था, बहुत समृद्ध था। इसलिए इन्होंने कहा था कि जो यदि वो वायसराय से निवृत्त हो जाएगा तो वो कलकत्ता निगम का महापौर बनना पसंद करेगा, मतलब मेयर बनना पसंद करेगा वो कलकत्ता निगम का, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो आप लोगों के लिए याद के लिए मैं बता दूं कि जो बंगाल विभाजन का जो डेट था वो था कब, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, मतलब 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। तो जो लॉर्ड कर्जन के बाद कौन आए, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय हैं। इन्होंने 1905 से 1910 ईस्वी तक शासन किया। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो इस प्रकार है कि इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1906 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि इन्हीं के काल में 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, मतलब जो इसको जो हम लोग सूरत विभाजन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत सेशन के समय में जो है सूरत विभाजन हुआ था। तो 1907 में सूरत विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन। आप लोग अच्छे से याद करके इसको जरूर रख लें। तो क्या हुआ था कि 1905 में बंगाल विभाजन और 1906 में जो है सूरत विभाजन हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 1907 में एनी बेसेंट द्वारा जो है थियोसेफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता हुई थी। और ये एनी बेसेंट कौन थी, तो 1907 में जो है ये अध्यक्ष बनी थी। 1917 में अध्यक्ष बनी थी किसकी, कांग्रेस की। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन, तो एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट कौन थी, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 में पारित किया गया। यही जो मिंटो द्वितीय है इन्हीं के समय में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया हुआ था 1909 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ था, इनके काल में जो है 1908 का समाचार जो है अधिनियम पारित हुआ था। मतलब 1908 का जो समाचार मतलब जो न्यूज़पेपर एक्ट है उनका उसका जो है अधिनियम पारित हुआ था, न्यूज़ एक्ट जो है पारित हुआ था इनके काल में।
उसके बाद क्या हुआ था कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 8 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी इन्हीं के काल में। मतलब जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है इनके काल में ही जो 8 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। फिर इनके काल में क्या हुआ था, 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। जो मदन लाल ढींगरा थे उन्होंने क्या किया था, इन्हीं के काल में 1909 में करजन जो वायली थे इनकी हत्या कर दी। इनके काल में क्या होता है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदीराम बोस जो है इनको जो है इनके ही कार्यकाल में फांसी दी गई थी। सबसे कम उम्र में जो फांसी पे कोई चढ़ा था तो वो था खुदीराम बोस। कितना साल में चढ़ा था, तो 14 वर्ष की उम्र में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि अगला पॉइंट है कि इनके कार्यकाल में अंग्रेजों ने भारत में बांटो और राज करो की जो है क्या किया था, नीति औपचारिक रूप से लागू की थी। मतलब क्या है, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है इन्होंने ये की थी अंग्रेजों ने। क्या है, डिवाइड एंड रूल मतलब बांटो और राज करो। ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके काल में आई थी, तो इन्हें लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आई थी। ठीक है, अगला क्या बनता है अब कि जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए थे किसके बाद, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद। जो इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, पहले इनका कार्यकाल जान लेते थे। 1910 से 1916 ईस्वी में इन्होंने जो है वायसराय का पद धारण किया था। इसी के कार्यकाल में 1910 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय की मृत्यु और जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा क्या हुआ था। तो इसी के समय में जो है 1910 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय तथा जो है जो की मृत्यु होगी और जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसके अतिरिक्त जो है जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी की घोषणा कब की गई थी, तो 1911 ईस्वी में। लागू कब हुई थी, तो 1912 ईस्वी में। इसको आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, और यही जो दिल्ली दरबार में जो है फर्स्ट टाइम राष्ट्रगान गाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि जो राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के आयोजन में। ठीक है, किसने गाया था, तो हम लोगों सबको पता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने ही जो राष्ट्रगान लिखा था, इनको ही जो है इन्होंने ही गाया था। कब, 1911 ईस्वी में राष्ट्रगान। मतलब राष्ट्रगान जो सबसे पहले क्या था, तो स्वागत गीत था। किसका, तो जॉर्ज पंचम के आगमन पर जो गाया गया था 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर यही जब ये ऐसा हो गया था तो इसी का कारण जो है फिर इन्हें जो है आगे साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया और फिर इन्हें नॉमिनेट किया गया तो और फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला भी था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या है कि 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द करके वापस ले लिया गया था। मतलब जो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में जो है बंगाल विभाजन जो है रद्द हो गया था। ठीक है, अगला है क्या कि 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नए राज्य बन गए थे। तो बिहार और उड़ीसा कब बना था, तो 1911 में बना था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1912 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर गया था। मैंने अभी जस्ट बताया कि 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में जो है कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग की जो हत्या का भी प्रयास किया गया था कब, 1912 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध जो है जिसमें जो भारत का समर्थन प्राप्त करने में लॉर्ड हार्डिंग सफल रहा था। मतलब इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया था इन्हीं के कार्यकाल में। यही जो है मैंने बताया इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। फिर जो है गांधी जी की जो है भारत वापसी हो गई थी। कब, तो 1915 ईस्वी में। और जो 1915 ईस्वी में और क्या हुआ था वो भी मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं कि 9 जनवरी को जो है गांधी जी क्या हुए थे, साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, यही जो 9 जनवरी 1915 है, इसी में 9 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसी दिन जो है महात्मा गांधी जो है भारत वापस हुए थे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या उसे उसमें काशी विश्वविद्यालय भी कहा जाता था, 1916 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो फरवरी 1916 में स्थापना की थी। कब, तो फरवरी 1916। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसमें जो कुछ कन्फ्लिक्ट भी होता है कि जो किसके कार्यकाल में थी, इसके बाद के वायसराय के कार्यकाल में हुई है या इसके पहले के वायसराय के कार्यकाल में हुई है। मतलब जो इसके बाद में थे कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। तो बहुत को लगता है कि चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन नहीं, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ है, क्योंकि जो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जो और इनका जो ये मदन मोहन मालवीय जो है बनारस का जो किए थे
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे वो फरवरी में किए थे, फरवरी 1916 में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं कौन है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने 1916 से 1921 ईस्वी तक शासन किया। इनके कार्यकाल में जो सबसे अधिक घटनाएं घटी हुई थी, ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में जो भारत में सबसे ज़्यादा घटना घटी थी। सबसे पहला घटना क्या हुआ था कि इनके कार्यकाल में 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। और जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो दोनों ने अलग अलग जगह में की थी। तो वो कहाँ कहाँ की थी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूँ। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने जो होम रूल स्थापना की थी वो अप्रैल में की थी। कब की थी? अप्रैल 1916 में, ठीक है। अप्रैल 1916 में जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? तो इन्होंने जो होम रूल की स्थापना की थी वो महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। और कहाँ की थी? तो और कर्नाटका में की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में की थी इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। उसके बाद जो एनी बेसेंट है, उन्होंने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो उन्होंने की थी कहाँ? तो अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। और वो कब की थी? तो इन्होंने जो अहमदाबाद गुजरात में जो स्थापना की थी, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया है, तो मैं उसको फिर से करेक्ट करता हूँ। अहमदाबाद गुजरात में नहीं हुई थी। तो अहमदाबाद गुजरात में जो है महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में क्या किया था? तो साबरमती आश्रम की जो है स्थापना की थी। ये इसके लिए था, इसलिए ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो मैं अभी आपको इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अहमदाबाद में है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद में। फिर 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, तो 1916 में मैंने अभी जस्ट बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है महाराष्ट्र में अप्रैल में किया था होम रूल लीग का स्थापना। लेकिन जो जो ये इन्होंने मद्रास में एनी बेसेंट ने की थी वह कब की थी? सितंबर में की थी। सितंबर मतलब सितंबर 1916 में इन्होंने किया था, ठीक है। ये आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला है क्या कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब सूरत विभाजन हुआ था उसमें वो अलग हो गए थे। उसके बाद जो है समझौता हुआ दोनों के बीच में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ था तो वहाँ पर हुआ था, इसलिए इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या होता? खिलाफत और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ था? जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1920 ईस्वी में जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो इनके कार्यकाल में हुई। फिर क्या हुआ कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 1917 में सैडलर आयोग की जो है नियुक्ति की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। और किसके कार्यकाल में? तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद क्या है कि 1919 का रॉलट एक्ट पारित हुआ था इसी के समय में, जो है जिसे द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। जो रॉलट एक्ट है इसी के जो है समय में पारित हुआ था। और रॉलट एक्ट के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी अगले इसमें स्लाइड में आऊँगा वो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है? पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के काशी संड कमीशन पदों हेतु सक्षम बनाया गया था। मतलब उसमें जो है भारतीय लोग जो है ब्रिटिश सेना के जो कमीशन पदों मतलब हायर लेवल पर इन लोग जाने के लिए सक्षम हुए। फिर एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने जो है रॉलट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जो सबसे शर्मनाक हत्याकांड था। ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और अभी जो है इस साल जो है 13 अप्रैल 1919 को 101 वर्ष पूरा गया। मतलब 13 अप्रैल 1919 से अभी जो है 13 अप्रैल 1920 को जो है 101 वर्ष पूरा गया। किसका? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का। जब 100 साल पूरे हुए थे तो महारानी जो एलिजाबेथ अभी हैं जो इंग्लैंड की, उन्होंने जो है इसके प्रति जो खेद व्यक्त किया था और जो है भारतीयों से माफ़ी भी मांगी थी, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है भारत आगमन हुआ था। कब? तो इन्हीं के संबंध में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके कार्यकाल में क्या हुआ था? ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कब हुआ था ये? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसके जो है कौन थे मेन? तो जनरल डायर थे। क्या नाम था? तो जनरल डायर, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि ये जनरल डायर थे वो 2 थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो जनरल डायर हैं वो कौन से थे। मतलब जनरल एन डायर थे, जो जनरल डायर 2 थे कौन से? जनरल एन डायर और जनरल ओ डायर। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मेन आरोपी था, मतलब जो मेन था वो कौन था? जनरल एन डायर था या जनरल ओ डायर था? ये आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
तो चेम्सफोर्ड के बाद आए लॉर्ड रीडिंग, जिन्होंने 1921 से 1926 मतलब इन्होंने 5 वर्षों तक शासन किया। इनके कार्यकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो इस प्रकार है कि इनके कार्यकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट को जो है वापस ले लिया गया। तो रॉलेट एक्ट का जो था 1919 का जो है इनके कार्यकाल में वापस ले लिया गया। इनके कार्यकाल में जो है केरल में मोपला विद्रोह हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह किनके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। उसके बाद क्या है, इनके कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये चौरी चौरा घटना क्या थी? तो इन्होंने जो है मतलब सभी जब जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे, इसके बाद इन्होंने क्या कहते एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था सबने मिलके, जो एक बहुत ही बड़ी हिंसक घटना थी। तो इस हिंसक घटना को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो वो उन्होंने वापस ले लिया। जब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इस सारा चीज़ को डिस्कस करूंगा, तो आप लोग अभी टेंशन ना लें कि ये कैसे आगे बढ़ जा रहा है, तो मैं सारा चीज़ एक बार फिर से डिस्कस करूंगा ही, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि 1923 ईस्वी में इनके कार्यकाल में मतलब लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही सिविल सेवा परीक्षाएं जो इंग्लैंड और भारतीय दोनों आयोजित की गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों में मतलब पहले क्या था, सिर्फ ब्रिटिश लोग ही सिविल सेवा परीक्षा देते थे, लेकिन 1923 में इनके बाद जो है क्या हुआ था कि जो है भारतीय लोग भी जो है ब्रिटिश सेवा में जो सिविल सेवा है उसकी परीक्षाएं देने लगे। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो पहले भारतीय थे वो कौन थे जिन्होंने की जो पहले आईएएस थे भारत में? तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखेंगे, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, इनके कार्यकाल में ही सीआर दास मतलब चितरंजन दास, इंपॉर्टेंट है, और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीआर दास मतलब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो ये कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना में क्या था, इन्होंने पूर्व स्वराज की घोषणा की थी। कहाँ पे? तो रावी नदी के तट पे जो है इन्होंने पूर्व स्वराज की घोषणा की थी और भारतीय तिरंगा लहराया था, ठीक है। दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में। और क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1925 में 25 ईस्वी को क्या हुआ था, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। काकोरी क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती था। इसको भी हम लोग आगे जब पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे तो बृहद रूप से डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी इतना ही जान लें कि जो 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, आर्य समाजी जो नेता श्रद्धानंद जी हैं उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग जो है अगले बार जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे गांधी जो है इरविन के बारे में, लॉर्ड इरविन, फिर लॉर्ड वेलिंगटन, फिर लॉर्ड लिथिंगो, फिर लॉर्ड वेबल और लॉर्ड माउंटबेटन, इंग्लैंड के जो थे। उसके बाद जो आखिरी हुए थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे, तो हम लोग उसके बारे में भी नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो हमारा वीडियो है पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और जो है इसको ज़रूर शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होगा, जो भी और दोस्त जो आपके हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये जो वायसराय का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा जो एग्ज़ाम में है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप लोग हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और यदि हमारा आपको टेलीग्राम से जुड़ना है पीडीएफ्स के लिए, तो जो भी मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ सारा का पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो ये लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर के तुरंत ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर भी मैंशन कर दिया कि जितना भी वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे डाला हुआ है, तो आप लोग सारा वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर से नया जो है लॉर्ड इरविन के साथ, और आगे भी फिर हम लोग बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी धीरे धीरे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।